नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन में सबसे पहले बात सांसद के सुरमई होली की। फागुन की मस्ती अब आम से लेकर खास पर चढ़ने लगी है। पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे होली के रंग में दिखे। ठेठ देसी अंदाज में रामकृपाल यादव ने कभी फगुआ गाया तो कभी ढोलक पर हाथ आजमाते दिखे। खगौल में होली के गीतों पर रामकृपाल यादव ने रंग कर्मियों के साथ जो समा बांधा वो देखने लायक था। गाना का बड़ा होली का एक बड़ा आनंद है और सब लोग उसमें मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। होली बस आने ही वाला है। और अब बात कर लेते हैं सियासत के कड़वाहट की। बिहार में महागठबंधन का अंदरूनी मतभेद कम होने की बजाय गहराता जा रहा है। ऐसे में विपक्षी एकता के नाम पर लालू शरद की मुलाकात के बाद हम नेता जीतन राम मांझी के एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आज एक बड़े खुलासे का दावा किया है। मांझी के दावे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज है। कैसे कहने हैं, अभी जब 18 तारीख को हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। सारी बातों की चर्चा 18 के तब बात करेंगे। अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। आज की चर्चा या आने वाले दिन में जो भी बातें होगी 18 को हम। जीतन राम मांझी के इसी एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 18 तारीख को मांझी क्या बोलेंगे। कहीं लालू शरद की मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं तो कहीं महागठबंधन से अलग थर्ड फ्रंट को लेकर बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की भी है कि कहीं 18 फरवरी को महागठबंधन के नेता का ऐलान न कर दिया जाए। महागठबंधन एक हुआ और पहले से प्लानिंग करके चुनाव लड़ा तो वहाँ जीत हुई, लेकिन दिल्ली में अपना अपना डफली अपना अपना राग अपनाए तो आज वहाँ हार हुई। चर्चा और कयासों के बीच न्यूज 18 के सूत्रों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू और शरद यादव के बीच जो चर्चा हुई थी वो महागठबंधन को लेकर काफी अहम है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बैठक में लालू यादव ने शरद यादव को बिहार के नेताओं को एकजुट रखने की जिम्मेवारी दी थी। हालांकि मुलाकात के बाद कोई भी नेता इस पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में खुद आरजेडी और जेडीयू को मांझी के खुलासे का इंतजार है। खुलासा ही करेंगे तो हम लोग अब क्या खुलासा करेंगे, हम लोग क्या भविष्यवाणी उसके बारे में कर सकते हैं। इंतजार किया जाए क्या वो खुलासा करते हैं, क्या चमत्कार होता है देखा जाए, उसका प्रतीक्षा कीजिए। खुलासा करेंगे मांझी जी, किसका खुलासा करेंगे? लालू जी का, तेजस्वी का, किसका खुलासा करेंगे? मांझी जी कौन सा खुलासा करेंगे? मांझी के खुलासे में कितना दम होगा और बिहार की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो 18 फरवरी को खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और उधर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही दल बदल की आहट भी तेज होती जा रही है। कई लोगों के नाम ऐसे हैं जिनके दूसरी पार्टी में जाने की चर्चा तेज है। इनमें आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की संख्या काफी है। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, थोक भाव से नेता इस दल से उस दल में जाते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले भी इसकी पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों की है। पहली बात आरजेडी की करें तो नीतीश कुमार के करीबी 5 विधायकों की चर्चा है जो जेडीयू में जा सकते हैं। वे हैं महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी, चंद्रिका राय, फराज फातमी, फैजल रहमान। उम्मीद है कि बजट सत्र में या राज्यसभा चुनाव में कुछ और विधायक खुलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि आरजेडी का दावा है कि जेडीयू के ही कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। कोई पाला बदलने वाला नहीं है। जदयू और भाजपा से कई विधायक हम लोग के संपर्क में हैं और आने वाले समय में आप लोग को भी पता होगा और पता चल जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के भी कई विधायक जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में हैं। कुछ ऐसे नाम जो नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ कर चुके हैं और उनके बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस से जेडीयू में जा सकते हैं। सुदर्शन कुमार, मुन्ना तिवारी, अजीत शर्मा, मनोहर कुमार, पूर्णिमा यादव, अनिल कुमार। इस बात की आशंका कांग्रेस को भी है
और जेडीयू भी इसका इशारा कर रही है। जो इस तरह का बयान देते हैं, आरजेडी में भी एक दो लोग हैं, हमारे यहाँ भी एक दो लोग हैं, तो यह जानकारी पार्टी नेतृत्व को है कि कुछ लोग जो हैं वो गड़बड़ी कर सकते हैं, इससे कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लोगों के संपर्क में बहुत लोग हैं जो कि राजनीति में एक लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे पार्टी तो जरूर चाहिए जिसका अपनी कोई सिद्धांत हो, काम करने का उसका विचार हो। दल बदल के इस खेल का अंजाम क्या होगा और फायदा किसको होगा, अभी कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन सबको इंतजार है विधानसभा के बजट सत्र का, जब विधायक अपने पत्ते खोलेंगे। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। वैसे तो महागठबंधन की एकता हमेशा संदेह के घेरे में रही है, फिर भी सवाल है कि क्या एनडीए को हराने के लिए विपक्ष अब मुस्लिम दलित गठजोड़ की रणनीति पर काम कर रहा है? क्या दोनों की संख्या जुटाकर बीजेपी और उसके सहयोगियों को पटखनी देने की कवायद की जा रही है? जहां रविदास साहब को याद किया जाएगा तो उसमें सबसे नीचे जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, गरीब लोग दूसरी जात के हैं वे भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हो रही है इस तरह की चर्चा तो बुराई क्या है। तो सुना आपने, महागठबंधन में शामिल आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा 15 फरवरी को संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां दलितों के साथ इमारत शरिया के पूर्व प्रमुख अनिसुर रहमान के साथ कई मुस्लिम नेता और मुस्लिम लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दलित मुस्लिम को एक साथ आने की बात कही गई थी, लेकिन अब कांग्रेस भी इसे गलत नहीं मान रही है। वहीं आरजेडी का कहना है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ तो पहले से ही लालू यादव के साथ है। गठजोड़ या जोड़ने की बातें जो सामने आ रही हैं, तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता। पिछले 5-6 वर्षों में देखेंगे इस देश के अनेक भागों में दलितों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, वो निशाने पे लिए जा रहे हैं, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, बिहार हो। दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए उनके रहनुमा असली कौन है, कौन उसके हक और हकूक़ की लड़ाई, यही हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ा है और तेजस्वी यादव जी उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्ष के मुस्लिम दलित गठजोड़ को बीजेपी खारिज कर रही है, तो वहीं जेडीयू भी इनकार कर रहा है। दोनों ही दलों का कहना है कि जनता अब विकास देखना चाहती है। मुस्लिम दलित गठजोड़ हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमानों में ही जो दलित वर्ग के लोग हैं या पसमानदा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वैसे लोग अब तक मरहूम रहे हैं विकास से, और उनको केवल जो है इस्तेमाल किया जाता रहा। जो मुसलमानों में उच्च वर्ग के लोग हैं, विकास 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 बिहार का मूल मंत्र है, और जाति धर्म की सियासत के दिन अब पूरे हो चुके हैं। दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सवर्ण हो, गिरिजन हो, सब कहीं ना कहीं नेता नीतीश कुमार जी को मानते हैं। हालांकि चुनावी साल है, लिहाजा विपक्ष मुस्लिम दलित गठजोड़ के बलबूते नैया पार करना चाहता है, लेकिन एनडीए विकास को ही हवा देने में जुटा है। नीलकमल, न्यूज़ 18, पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी के बिस्फी में सभा की। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधा। तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी विचारधारा को गिरवी रख चुके हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जेल जाना पसंद किया, लेकिन सिद्धांत, विचार और नीति से कोई समझौता नहीं किया। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के आगे घुटना टेकने का काम किया, जनादेश करके आपको अपमानित करने का काम किया। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में 14 डीएम सहित 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। कुंदन कुमार को बेतिया का डीएम बनाया गया, जबकि कंवल तनुज बने हैं कटिहार के नए डीएम। आलोक रंजन घोष को खगड़िया के डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अमन समीर बक्सर के डीएम बनाए गए हैं।
प्रशांत कुमार अररिया के डीएम बनाए गए हैं। शिरसत कपिल मोतिहारी के डीएम बने हैं। नीलेश रामचंद्र देवरे को मधुबनी का डीएम बनाया गया है, जबकि कौशल कुमार सहरसा के बनाए गए हैं। आदित्य प्रकाश किशनगंज के डीएम बनाए गए हैं, तो अमित कुमार पांडे सीवान के डीएम बने हैं। यशपाल मीणा नवादा है। और आपको बता दें, इसके साथ ही हरजौत कौर को महिला विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो इन तमाम आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पंकज कुमार पाल को प्रबंध निदेशक बिहार खाद्य निगम का बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरजौत कौर को प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम का बनाया गया है और शैलजा शर्मा संयुक्त सचिव पथ निर्माण विभाग बनाई गई है। वहीं एन विजयलक्ष्मी को प्रधान सचिव गन्ना उद्योग विभाग का बनाया गया है, जबकि एन श्रवण कुमार को पशु और मत्स्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार देते हुए सचिव बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन को एक कर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बिजनेस में नेटवर्क 18 को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर में देश की सबसे बड़ी लिस्टेड मीडिया कंपनी में से एक यानी नेटवर्क 18 अब सालाना 8,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू वाली इकाई बन जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से सोमवार को एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी गई कि न्यूज से लेकर एंटरटेनमेंट तक सभी कंटेंट और देश के सबसे बड़े केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक इकाई बनाने के बाद कंपनी की दक्षता और सिनर्जी बढ़ाने के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के लिहाज से भी बेहतर होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, हैथवे केबल एंड .com, डेन नेटवर्क्स और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड से एकीकरण की मंजूरी मिलने के बाद आया है। 1 फरवरी 2020 के बाद से ये सारी कंपनियां नेटवर्क 18 की सहायक कंपनियां होंगी। इस कदम के बाद वित्त वर्ष 2019-20 में रेवेन्यू के लिहाज से नेटवर्क 18 जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी नेटवर्क को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी लिस्टेड मीडिया कंपनी बन जाएगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के बीच आज भी बिहार में मैट्रिक की परीक्षा होनी है। आज गणित का पेपर है, जबकि दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए गणित की बजाय गृह विज्ञान की परीक्षा होगी। बड़ी बात यह है कि हड़ताली शिक्षकों को लेकर सरकार सख्त है और लगातार कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। बावजूद इसके नियोजित शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बिहार में पुलिस कर्मियों ने ही मिशन शराबबंदी को फेल कर दिया है, यह कहना है बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे का। डीजीपी ने साफ कहा कि अगर थानेदार चाह लें तो 1 बोतल शराब की बिक्री नहीं होगी। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे, यही ना, बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। ये लोग जैसे जी रहा है वैसे ही जिएंगे कल के बाद, और उसके बाद इसका हिसाब लेंगे। अब आपके पास अगर जो इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा।
करके जबरदस्ती घुसा देगा, ना लीजिएगा तो गए रखिए ना। सही बात कर रहे हैं। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं पी सकता। मतलब साफ है कि शराबबंदी के 3 साल 10 महीने बाद बिहार के डीजीपी ने मान ही लिया कि शराबबंदी वाले सूबे में शराब को रोकने में बिहार पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। और थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। कौन बेचने वाला है, कौन पीने वाला है, कौन शराबबंदी को शह देने वाला है, ये तो अब दूर की कौड़ी है। यहाँ तो खुद पुलिस ही शराब गटक रही है, शराब बेचवा रही है और जेब गर्म कर रही है। यकीन न हो तो बेगूसराय से आई इस वायरल वीडियो को देख और सुन लीजिए। 10,000 का महीना देगा। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, 25,000 लेकिन सच को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अब तो डीजीपी ने भी मान लिया है। न्यूज 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। एक बोतल दारू नहीं पी सकता। हाजीपुर में रंगदारी मांगने को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना नगर थाना के नखास चौक के पास की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो अपने जमीन में घर बनवा रहे हैं, जिसको लेकर पड़ोस के कुछ लोग रंगदारी मांगते हैं और धमकी देते हैं। जब पैसे नहीं दिए गए तो फायरिंग करने लगे और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। पटना में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पिरबहोर थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट के पास घटी है। पुलिस घटना के कारण आपसी विवाद बता रही है। खबर नवादा से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोड़धोआ में ईंट भट्टे पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी में ईंट भट्टे का मुंशी और 3 मजदूर घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। गोलीबारी का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। फायरिंग का आरोप नालंदा गृह के अजय गोप, विजय गोप, अरुण यादव समेत करीब 6 लोगों पर लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले आशा ईंट भट्टा के मालिक मिश्री गोप की हत्या हुई थी। ये गोलीबारी उसी हत्याकांड का बदला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।